हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम लोग साइंस के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में जरूर आएगा। जो सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर से लिए गए हैं, तो आप लोगों का टारगेट 90 प्लस आपको लाना है। एंड आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों का नाम व सूत्र लिखिए। जो कॉपर के दो प्रमुख अयस्क हैं उसके नाम व सूत्र लिखने हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2011, 13, 15, 17, 18, 19 हर बार आया हुआ है, तो इस बार भी पूछा जाएगा। तो चलो फिर देखते हैं। पहला है सल्फाइड अयस्क। इसके प्रमुख दो अयस्क हैं, सल्फाइड अयस्क और सल्फाइड अयस्क, और दूसरा है ऑक्साइड अयस्क, और इसका हमें उदाहरण भी देना है। तो सल्फाइड अयस्क का जो उदाहरण है वो है कॉपर पायराइट। क्या है? कॉपर पायराइट, जिसका सूत्र है CuFeS2, ठीक है। एंड यहाँ है कॉपर ग्लंस। कॉपर ग्लंस का सूत्र होता है Cu2S। देखो इसमें सल्फाइड आ रहा है, इसलिए देखो यस मतलब सल्फाइड, यहाँ VS यानी कि सल्फाइड, यस लगा हुआ है। ये सल्फाइड जो आपका यस से होता है और ऑक्साइड आपका O से होता है, तो इसलिए इसके एग्जाम्पल्स में O लगे रहेंगे, जैसे कि उप्राइट CuO, ठीक है, O आ गया। तो ये आपको दो चीजें याद रखनी है। दो आपको मैंने बता दिया, एक सल्फाइड अयस्क है एंड एक ऑक्साइड अयस्क है। कॉपर के दो प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं? सल्फाइड अयस्क और ऑक्साइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क का जो उदाहरण है वो है कॉपर पायराइट CuFeS2 और कॉपर ग्लंस Cu2S, और कॉपर पायराइट यहाँ है कॉपर पायराइट, ये है कॉपर पायराइट, ठीक है, वही है सेम, लगभग थोड़ा थोड़ा चेंजेस है Cu2O। तो यहाँ से आपको ये जरूर कंप्लीट कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला देखो, अगला लिखा हुआ है किसी एक योगात्मक अभिक्रिया का समीकरण और परिभाषा देना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक यानी कि योग का अर्थ होता है जुड़ना। अब यहाँ आपको योगात्मक अभिक्रिया का देना है, तो आपको पता होगा कि योगात्मक अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योगात्मक अभिक्रिया में जो होता है ना, पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं। जो योगात्मक अभिक्रिया होता है उसमें पदार्थ जो होते हैं आपस में संयोग करेंगे, एक पदार्थ एंड दूसरा पदार्थ, ये दोनों मिलेंगे और केवल एक पदार्थ का निर्माण करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको अभी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। और एक पदार्थ का निर्माण करेंगे तथा कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता है, मतलब कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता है, दो चीजों से मिलकर एक चीजों का निर्माण होगा, उसी का मतलब होता है योग। योग मतलब होता है जुड़ना। तो उसी प्रकार से अगर दो पदार्थ आपस में मिलेंगे और एक पदार्थ का निर्माण करेंगे तो वही तो होता है योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। योगात्मक अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा इजी है और आपको समझ में भी आ गया होगा। यहां आप लोग सबसे बताओ एथिलीन का सूत्र क्या होता है? एथिलीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये आपका हो गया एथिलीन। यहां आपको मैं यहां नाम भी लिख देता हूं, ठीक है। एथिलीन है, क्या है? एथिलीन, ओके। तो यहां एथिलीन आपको समझ में आ गया। एंड एथिलीन का जब हम H2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, H2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? आपको पता है क्या मिलेगा? देखो जब एथिलीन का हम H2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें मिलेगा, देखो केवल दो बढ़े हैं ना, दो H बढ़े हैं, तो यहाँ एक H जोड़ दो, एक यहाँ H जोड़ दो, यानी कि CH2 के स्थान पर CH3 कर दो एंड सिंगल बॉन्ड CH3 कर दो। एंड देखो दो चीजें मिली हैं, एक तो ये एक ही चीज है, भले डबल बॉन्ड से लिखा हो तो ये एक ही चीज है, और ये एक चीज, दो चीजें मिलकर यानी कि दो लोग आपस में संयोग किए और क्या बना? केवल एक चीज बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और इसका अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो C2 हो जाएगा या H6 हो जाएगा। एंड C2H6 क्या होता है? IUPAC नाम मैंने पढ़ाया है एंड आप लोग जानते होंगे, ये होता है मेथ एंड दो कार्बन की संख्या को एथ, और एथ को कहा जाता है एथेन, तो ये बन गया एथेन। तो यहां से आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योगात्मक अभिक्रिया समझ में आ गई, ठीक है। तो कॉपर के दो प्रमुख ऑक्साइड आपको समझ में आ गए, अयस्क, ठीक है, कॉपर के दो प्रमुख अयस्क। और यहां से आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ओके। अगला हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला है कि एस्टरीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण और अभिक्रिया सब कुछ बताना है। एस्टरीकरण की आपको परिभाषा बताना है, उदाहरण बताना है एंड अभिक्रिया बहुत अच्छे से बतानी होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छे से बताना होगा। तो ऐसे में हम लोग सब कुछ जानेंगे एस्टरीकरण के बारे में।
देखो, एस्टरीकरण जो होता है, जिस प्रकार एसिड यानी कि अम्ल जो होता है, अम्ल को जानते हो ना, HCl जैसे आप ले सकते हो या फिर कुछ और ले सकते हो, एसिटिक अम्ल ले सकते हो। जिस प्रकार अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, आपको चैप्टर 2 में एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ाया था कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ वही बताया गया है, जिस प्रकार अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा एल्कोहल, कौन, अम्ल तथा एल्कोहल आपस में अभिक्रिया करके या क्रिया करके एस्टर तथा जल बनाते हैं। लवण के स्थान पर आपको एस्टर तथा जल कर देना है। इसी अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। योगात्मक अभिक्रिया बहुत ज्यादा इजी है एंड आपको समझ में आ गया होगा कि जिस प्रकार एक अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा एल्कोहल आपस में अभिक्रिया करके एस्टर तथा जल बनाते हैं। इसी अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ओके, सब समझ में आ रहा है ना। यहां हम लोग एक अम्ल लेंगे, अम्ल हम लेंगे CH3COOH, ठीक है, ये हो गया अम्ल। अम्ल के साथ किसकी अभिक्रिया कराना है? देख लो, अम्ल के साथ एल्कोहल की। तो एल्कोहल हम ले लेते हैं CH2O5 यानी कि C2H5OH, ठीक है। एंड हमें एक उपस्थिति लेना होगा जो कि सांद्र H2SO4 होगा, सांद्र H2SO4, ओके, यहां। और बनेगा क्या? एस्टर बनेगा। एस्टर कैसे होता है? CH3 एंड COOC2H5। केवल इतना इसका लेकर इतना, ये H बाहर कर लो, इसका ये जोड़ दो, ठीक है, ये C2H5 जोड़ दो और यहाँ H2O बाहर निकाल लो। तो एस्टर का फार्मूला तथा जल का फार्मूला अगर पता हो तो इसे बना सकते हो। तो कुल मिला के यही आपका हो गया एस्टर, ये है एस्टर, ये है अम्ल या फिर आप कह सकते हो एसिटिक अम्ल, लिख लेना। ये है एल्कोहल। जिस प्रकार से अभिक्रिया में कहा गया उस प्रकार से बता रहा हूं, ठीक है। जैसे अम्ल एंड एल्कोहल की मैंने अभिक्रिया कराई और क्या बना? एस्टर बना, एल्कोहल, ठीक है। तो यहां से आपको यह समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और बता दें कि जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है एस्टर की परिभाषा। एस्टर जो है CH3COOC2H5, इसका आपको जल अपघटन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जल अपघटन कराना है यानी कि H2O से अभिक्रिया कराना है। तो यहां अगर इसकी H2O से अभिक्रिया कराओगे तो यहां CH3COOH बन जाएगा एंड प्लस C2H5OH हो जाएगा। ठीक इसी का उल्टा बन जाएगा। जिस प्रकार से ये है इसी प्रकार से ये इसका उल्टा बन जाएगा। ठीक उसी का उल्टा, हमें इधर अम्ल मिला एंड इधर एल्कोहल मिला, मतलब इसी का उल्टा कर दो। ये जो है इसको आगे कर दो और इसको पीछे कर दो, ठीक है, वही तो है। यहाँ इधर आपका मिल गया एस्टर तथा जल और इधर मिल गया अम्ल तथा एल्कोहल, ठीक है। तो यहां से आपको ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। एस्टरीकरण आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। एंड अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, धमनी तथा सिरा में अंतर। VIMP क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, ठीक है, आ सकता है। तो ऐसे में आप ये भी याद कर लेना। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से अंतर भी समझा दूंगा, 4 से 5 अंतर सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़िए, सब कुछ आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। देखो, इसमें जैसे पहला है, इसमें रुधिर जो है, जैसे धमनी है, धमनी और चिरा एक प्रकार से पाइप की तरह होती हैं, तो इसमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। इसमें रुधिर जो होता है हृदय से अंगों की ओर बहता है। जैसे हृदय से रुधिर बाहर आता है पूरे अंग में बहता है धमनी के द्वारा, लेकिन सिरा में क्या होता है कि इसमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। इसमें अंग से हृदय में इकट्ठा होंगी और धमनी जो होगा, धमनी हृदय से अंगों की ओर बहेगा, ठीक है। धमनी में जो रुधिर है वो रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है और जो सिरा है इसमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। दूसरा समझो, इसका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। धमनी जो होता है इसका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। गुलाबी रंग का होता है या फिर बहुत चटक लाल रंग का होता है, लगभग गुलाबी ही हो जाता है। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि इसका रंग जो होता है गुलाबी या चटक लाल होता है। दूसरा समझो, इसमें ये गहरे लाल या बैगनी रंग का होता है। इसको कभी कभी देखा होगा बैगनी रंग का, ठीक है, एंड गहरे लाल रंग का होता है, ठीक है। नस, जिसे नस नहीं कहते तो सुई लगाते हैं, वही है सिरा, ठीक है। अभी आपको नीचे थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। तो ये गहरे लाल या बैगनी रंग का होता है। और इसका तीसरा पॉइंट समझो कि इसकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं। किसकी?
धमनी की जो दीवारें होती हैं वो अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं, ठीक है, और इसकी दीवारें पतली तथा कम लचीली होती हैं। और जो आपका सिरा है इसकी दीवारें जो होती हैं वो पतली होती हैं तथा कम लचीली होती हैं, बहुत ज्यादा लचीली नहीं होती हैं। लेकिन अगर धमनी की बात की जाए यहाँ तो दीवारें मोटी भी होती हैं और लचीली भी होती हैं। यहां आपको 3 पॉइंट समझ में आ गए। चौथा पॉइंट देखो, ये प्रायः त्वचा से दूर गहराई में स्थित होते हैं। कौन? धमनी त्वचा से दूर गहराई में, यानी कि अंदर गहराई में स्थित होंगे, जो दिखाई नहीं देंगे उतनी अच्छे से, लेकिन ये त्वचा के प्रायः समीप स्थित होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा प्रायः समीप मतलब जब नसें ढूंढी जाती हैं सुई लगाने के लिए तो इसी को ढूंढा जाता है, ठीक है। तो ये प्रायः त्वचा के समीप स्थित होती हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा गहराई में स्थित होती हैं। इन्हें मतलब ये बहुत अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं। यहां से बहुत कम समय में मैंने आपको धमनी तथा सिरे में अंतर समझा दिया है, एंड आप लोग इसे नोट कर लो। धमनी तथा सिरा में अंतर, एक एक आप लोग सभी पॉइंट को नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 4 पॉइंट मैंने बताया है और चारों पॉइंट को नोट कर लो, ठीक है, याद हो जाएगा ना। अगला भी हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा आप लोग इसे नोट जरूर कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि नोट जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन आइए, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? छोटे परिवार का महत्व बताइए। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन कभी पढ़ा है? परिवार नियोजन 5 नंबर क्वेश्चन है। देखो परिवार और छोटे परिवार का महत्व क्या है। देखो, परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार कल्याण के लिए बात किया गया, सरकार ने परिवार कल्याण के लिए ही कहा गया है कि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित रखो। लाइक एज आप कम से कम 2 बच्चे 3 बच्चे, ज्यादा है 2 ही बच्चे अब अप्लाई किया जा रहा है करने को, लेकिन बहुत जगह देखते हैं 10 बच्चे 12 बच्चे 8 बच्चे, तो ऐसे में ये काफी ज्यादा बेकार है। क्योंकि भाई देखो, बच्चों की संख्या ज्यादा करना नहीं है, बच्चों को कम रखो, बल्कि उन्हें अच्छी सुख शांति दो, ठीक है। पहनने के लिए है नहीं, खाने के लिए है नहीं, 10 बच्चे टहल रहे हैं, तो ऐसे में कहाँ अच्छा रहता है। तो यही कहा गया है कि परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। जैसे परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? परिवार नियोजन। बच्चों की संख्या सीमित होगी तो परिवार अधिक सुखी तथा जीवन अच्छा और रहन सहन अच्छा भी होगा। जैसे अगर परिवार में बच्चों की संख्या कम होगी, ऐसा नहीं कि बच्चे ही ना हो, बच्चे की संख्या कम होगी तो मतलब परिवार ज्यादा सुखी होगा, ज्यादा सुखी महसूस करेगा और रहन सहन काफी अच्छा रहेगा, जीवन काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यही छोटे परिवार का महत्व है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा इजी है, इसलिए मैंने आपको ज्यादा टाइम नहीं लिया और जल्दी जल्दी समझा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत छोटा सा है, लेकिन छोटा मत समझना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। सभी को यह पता है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से देख लो। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक सूत्र F बराबर R/2। ये आप लोग सूत्र कब पढ़े? इसको अगर हम नाम देना चाहे तो क्या देंगे, ये पहले बताओ। ये से हम लोग कहेंगे फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है। और यहां दिया क्या है? R दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। चलो ये भी पता चल गया, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चलो कुछ दिक्कत नहीं है। अब यहां हमें क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी। तो ये 20 से 2 में भाग दोगे 10 सेंटीमीटर आएगा। ऐसे में आप हमेशा याद रखना कि अगर जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आप अपने मुंह से कह सकते हो अगर 50 है वक्रता त्रिज्या तो उसकी फोकस दूरी 25 होगी, ओके। अब आप सोचो एक बात और, अगर आपसे एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध का सूत्र क्या होता है? तो आप यही सूत्र लिख देना, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध का सूत्र यही है। आप तुरंत लिख देना F बराबर R/2 या फिर R बराबर 2F, ठीक है। तो यहां से आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया और आप लोगों को बता दिया, ठीक है। यहां से आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इस क्वेश्चन में। तो आप लोग बताइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? कोई जैसे अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष पर यात्रा कर रहा है, तो उसको नीले की अपेक्षा आकाश काला क्यों दिखाई देता है?
हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता। आपको पता है कि अंतरिक्ष में क्या नहीं होता, वायुमंडल नहीं होता है, ठीक है। जिस कारण वहां सूर्य का प्रकाश परिकिरणित नहीं होता, जिसके कारण वहां जब सूर्य की प्रकाश जाती है तो चारों तरफ नहीं फैलती हैं, और सूर्य के प्रकाश में ही 7 रंगों का कलर होता है, और अगर वो फैल जाए तो वो काला नहीं दिखाई दे, बल्कि बैगनी, नीला, हरा, काला, काला नहीं है, लाल, इन सब टाइप का दिखाई दे। लेकिन अगर वो आकाश में फैलती ही नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश फैलते ही नहीं है, यही कारण है कि अंतरिक्ष आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। यही कारण है। अगर ये फैल जाए ना तो ये काला नहीं दिखाई दे, लेकिन अगर फैलती नहीं है प्रकाश की किरणें तो इसी कारण है कि जो आकाश है वो नीले की बजाय काला दिखाई देता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट कर लो बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। और फटाक फटाक आप लोग नोट कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, तो आइए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लाया गया है, कई बार पूछा गया है। एक विद्युत बल्ब पर 200 वाट है, सॉरी वोल्ट है, 200 वोल्ट है। आपको मैं बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। देखो 200 कितना है, वोल्ट है, एंड 250 वोल्ट है, 200 वाट है। W से वाट होता है, V से वोल्ट होता है, लिखा है। इसे 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, और बल्ब का प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए। आपको बल्ब का प्रतिरोध भी ज्ञात करना है और अधिकतम कितनी धारा बहेगी ये भी ज्ञात करना है। तो दोनों कैसे ज्ञात करोगे, बहुत इजी है। देखो यहां आपका V कितना दिया हुआ है, 250 वोल्ट। चलो ये तो दिया हुआ है, हमने लिख दिया। P यानी कि पावर कितना दिया हुआ है, 200 वाट। चलो ये भी लिख दिया। अब आप लोगों को मैं बता दूं, प्रतिरोध यानी कि R बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा। R बराबर आप लोगों ने कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन B² P ये होता है एक फार्मूला। B² P ये एक फार्मूला होता है, याद रखना। यहां से हम R का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहां R और V², V का मान कितना है, 250 है ना। चलो यहां हम 2 बार लिख देते हैं, 250 इंटू 250, 2 बार स्क्वायर करने का अर्थ 2 बार। यहां 200 है तो यहां मैंने 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पता चल गया। अब यहां अगर आप 25 संयम 625 होगा, और 625 को 2 से भाग दोगे तो आपको पता चल गया होगा कितना आएगा उत्तर। 300 इसका आधा हो जाएगा, 12.5, यानी कि 312.5 ओम हो जाएगा। ये है R का मान, ठीक है, बस यही आपका R का मान आ गया। लेकिन अगर अब R का मान आ गया तो अभी हमें कुछ और ज्ञात करना है, धारा, प्रवाहित धारा भी ज्ञात करना है। तो अगर R का मान आ गया तो धारा भी ज्ञात हो जाएगा। धारा ज्ञात करने में क्या है, I बराबर आपको पता है V/R। V का मान आपको पता है वोल्ट में 250 है, कितना है, 250 बटे 312.5, और इससे आप हटाओ, इसको करोगे तो ये कट के आएगा लगभग 0.8 एम्पियर। ये आ गया धारा का मान। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को मैंने बहुत अच्छे से और बहुत इजी तरीके से बता दिया, ठीक है। ऐसे में अगर आप जितना चीजें बताया गया है इन सबको नोट करके पढ़ लोगे ना तो फिर आप लोगों का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट भी हो जाएगा। तो अगर आप लोग नोट करके पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है, और आप लोगों से 1-2 क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जल्दी से जल्दी, ठीक है। चंद्रमा से देखने के पर आकाश दिखाई देता है। अगर हम चंद्रमा से आकाश को देखते हैं तो चंद्रमा से आकाश किस रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन है बैगनी, A बैगनी है, V काला है, C नीला है, D सफेद है। प्रतिरोध का मात्रक होता है, A ऑप्शन है आपके पास एम्पियर, V है ओम, C है वोल्ट, D है वाट। जल्दी से इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। एंड यहां से मैंने आपको 2 बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। और अगर आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट करना नीचे, ठीक है। और वीडियो को लाइक प्लीज करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। तो ये था आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो साइंस का। ऐसे ही मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूं, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास 10 की फुल तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों की पूरी तैयारी हो सके, ठीक है।
तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड इन सबको नोट कर लेना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।